हे गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इंड एस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स और ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी सा टॉपिक है। सो लेट्स कवर इट। इंड एस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स क्यों आया? क्योंकि कोई भी जब एंटिटी है वो काफी सारे प्रोडक्ट लाइन्स या काफी सारे जोग्राफिकल एरियाज में काम करता है, तो उस केस में जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको हमको ये समझाना पड़ता है कि कौन से प्रोडक्ट लाइन का या कौन से जोग्राफिकल एरिया का क्या कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में, एक्सपेंडिचर में, प्रॉफिट्स में, उनके क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज है। तो फॉर दैट हमारे पास एक सेपरेटली इंड एस है 108 जो बताता है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के साथ कैसे कैसे डील करना है। और बेसिकली एक डिस्क्लोजर इंड एस है ये, क्योंकि इसमें रिकग्निशन मेजरमेंट पर फोकस नहीं है। इसमें जो फोकस है वो है कि कैसे हमको ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। एंड आई हैव मेड वीडियोस ऑन मेनी अदर टॉपिक्स इंक्लूडिंग मेनी अदर इंड एस, so do check them out if you haven't already and do subscribe to my channel. स्कोप, तो स्कोप में ये बोलता है कि उन एंटिटीज पर जिस पर इंड एस एप्लीकेबल है, उन एंटिटीज पर ये वाला इंड एस 108 एप्लीकेबल होगा। फिर दूसरा वॉलेंट्री डिस्क्लोजर की बात करता है। वॉलेंट्री डिस्क्लोजर में क्या बोलता है कि हो सकता है कि कोई एंटिटी अपने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का इंफॉर्मेशन सेपरेटली दे रहा हो लेकिन वो इंड एस से कंप्लाई नहीं कर रहा हो। तो उस केस में merely because of the fact that the entity is giving disclosure of its operating segment, it cannot say that it is complying with Ind AS 108. ठीक है? So voluntary disclosure does not equal to compliance with Ind AS. Compliance तभी होता है जब हम उस Ind AS के क्राइटेरिया को उस Ind AS के रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि अगर कोई एक एंटिटी के एक ही फाइनेंशियल रिपोर्ट में वो अपने कंसोलिडेटेड एफएस भी देता है और सेपरेट एफएस या स्टैंड अलोन एफएस भी देता है, तो उस केस में जो सेगमेंट रिपोर्टिंग, सेगमेंट इंफॉर्मेशन हमको देना है वो हमको सीएफएस का ही देना होगा। एसएफएस का अलग से देने की जरूरत नहीं है। तो अगर रिलायंस अपना सीएफएस और एसएफएस दोनों एक सिंगल फाइनेंशियल रिपोर्ट में दे रहा है, तो रिलायंस डज नॉट नीड टू प्रेजेंट इट सेगमेंट इंफॉर्मेशन इन द एसएफएस। नाउ अब मुद्दा ये है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो इसको समझते हैं कि ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट इज अ सेगमेंट विच सेटिस्फाइज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ऑल, तीनों के तीनों जब कंप्लाई करेगा तभी हम उसको एक ऑपरेटिंग सेगमेंट मानेंगे। तो क्या क्या कंडीशन से देखते हैं। पहला कंडीशन ये है कि जो सेगमेंट बिजनेस कर रहा है उस सेगमेंट से उसको रेवेन्यूज आएंगे और कुछ खर्चे लगेंगे। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है मे वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कोई एंटिटी बिजनेस कर रहा है तो उसको रेवेन्यू आएगा, या ये जरूरी नहीं है कि उसको कुछ खर्चे आएंगे, और वो खर्चे तो आएंगे ही। सो ये जरूरी नहीं है, इट मे मतलब वो होना चाहिए, उसके बिजनेस से उसको रेवेन्यू होने के आसार होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कभी कोई स्टार्टअप जब अपना काम चालू करता है तो हम ये नहीं मानते ना कि रेवेन्यू आएगा, जरूरी थोड़ी ना स्टार्टअप को रेवेन्यू आएगा। इनफैक्ट जो भी स्टार्टअप अपना बी प्लान बनाता है, बिजनेस प्लान, they generally provide for 3 years of losses, 5 years of losses, and then they think that they'll hit the break even point. तो क्या वो स्टार्टअप पर ऑपरेटिंग सेगमेंट इंड एस 108 एप्लीकेबल नहीं होगा? होगा, क्योंकि मे वर्ड यूज किया है। सो इट हैज टू अर्न नहीं, इट कैन अर्न, इट मे अर्न। सेकेंड पॉइंट, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स आर रिव्यूड बाय एंटिटी सीओडीएम। सीओडीएम होता है चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। तो जो सेगमेंट के ऑपरेटिंग रिजल्ट्स हैं उसको जो एंटिटी का सीओडीएम है वो रिव्यू करे, तब वो ऑपरेटिंग सेगमेंट का सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करता है। दैट इज, इस कंडीशन को हम बोलते हैं मैनेजमेंट अप्रोच। एंड लास्ट कंडीशन है कि डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू द सेगमेंट। डिस्क्रीट का मतलब सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट इंफॉर्मेशन। फिर स्ट्रक्चर, तो ये मैंने बनाया है स्ट्रक्चर। कोई भी एंटिटी का एक सीओडीएम होता है, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। उस सीओडीएम के अंदर वेरियस मैनेजर्स उसको रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक केस ले रहा हूँ मैं, मैनेजर 1 है, उसके अंदर सिर्फ कंपोनेंट 1 है। मैनेजर 2 के अंदर कंपोनेंट 2, 3, 4 है। तो मेरा जो इसमें क्वेश्चन है, जो पॉइंट रेज करना था कि आइडेंटिफाई सेगमेंट, सेगमेंट कौन कौन से। तो इंड एस 108 का जब हम रीडिंग करते हैं तो ये इंड एस 108 बोलता है कि अगर एक मैनेजर के अंदर वेरियस कंपोनेंट्स हैं या फिर एक सेगमेंट मैनेजर के अंदर वेरियस सेगमेंट्स हैं, तो वो सारे सेगमेंट्स को मिलाकर एक सेगमेंट हमको रिपोर्ट करना होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर कंपोनेंट वर्ड यूज किया है। यानी कि कंपोनेंट 1 विल tantamount to one segment and component 2, 3 and 4 will become one segment। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपोनेंट 2, 3, 4 का मैनेजर सिर्फ एक है, मैनेजर 2।
तो इस केस में ये हो गया हमारा सेगमेंट 1, ये हो गया हमारे सेगमेंट 2, ये हो गया हमारा सेगमेंट मैनेजर 1, ये हो गया हमारा सेगमेंट मैनेजर 2, और ये सीओडीएम तो है ही। अब इसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर्स के बारे में क्या ख्याल है। हेडक्वार्टर्स, अब मैं अगर हेडक्वार्टर्स को माइंड में लाता हूँ, सो आई विल गो बैक टू व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट का सबसे पहला कंडीशन क्या था? सबसे पहला कंडीशन था कि इट एंगेजेस इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम विच इट मे अर्न रेवेन्यू एंड इनकर एक्सपेंस। बाकी दो कंडीशन हो सकते हैं हेडक्वार्टर सेटिस्फाई करे कि हेडक्वार्टर के जो रिपोर्ट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, उसको सीओडीएम रिव्यू कर रहा है, हेडक्वार्टर्स का डिस्क्रीटली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन क्या कोई हेडक्वार्टर रेवेन्यू अर्न करने के लिए काम करता है? क्या जो कोका कोला का हेडक्वार्टर है इंडिया का, क्या वो रेवेन्यू अर्न करेगा? वो नहीं रेवेन्यू अर्न करता, वो सिर्फ खर्चे इनकर करता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर करता है, वो एक्सपेंस एलोकेट करता है, वो ऑडिट फीस देता है, तो वो रेवेन्यू नहीं इनकर करता। सो हेडक्वार्टर इज नॉट क्लासिफाइड एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट, ऑल्दो वी कैन प्रोवाइड सेपरेट डिस्क्लोजर फॉर द हेडक्वार्टर फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसके बाद ये आईसीआई के एसएम का क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है कि X Limited is engaged in manufacture and sale of two distinct type of products. X Limited supplies the product in the domestic market in India as well as in Singapore. तो यानी कि दो रीजनल मैनेजर्स हैं और दो और मैनेजर है फॉर डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज। तो ये जो रीजनल मैनेजर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ऑफ ए एंड बी, यानी कि प्रोडक्ट मैनेजर्स हो गए और जोग्राफिकल मैनेजर्स हो गए। ये प्रोडक्ट हो गए और ये जोग्राफिकल मैनेजर्स हो गए। So for internal reporting purposes, X Limited provides product-wise and geographical location of the company. The CODM regularly reviews operating results of both set of components. How should X Limited identify its operating segments? So question पहले समझाता हूँ। Question ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास जोग्राफिकल बेसिस और प्रोडक्ट बेसिस, दोनों बेसिस पर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिस्क्लोजर करते हैं। दोनों प्रोडक्ट डिविजन्स और जोग्राफिकल डिविजन्स की रिपोर्ट्स को सीओडीएम रिव्यू करता है और जोग्राफिकल और प्रोडक्ट डिविजन्स का डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यानी कि दोनों टाइप ऑफ बाइफर्केशन में हमारे तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हैं फॉर ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि एक्स लिमिटेड करे तो करे क्या। तो इसका आंसर मैं शुरू में दे चुका हूँ एक्चुअली। जब मैं इंट्रोडक्शन की बात कर रहा था तो मैंने बोला था कि कोई एंटिटी प्रोडक्ट वाइज या जोग्राफिकल एरिया वाइज दे सकता है डिस्क्लोजर, उसको ये देखना रहता है कि उसके यूजर्स को क्या चाहिए। सो द आंसर टू दिस थिंग इज कोर प्रिंसिपल। ये कोर प्रिंसिपल ऑफ इंड AS 108 क्या है कि एंटिटी शुड डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन टू एनेबल यूजर्स ऑफ इट्स एफएस टू इवैल्यूएट द nature and financial effects of the business activities in which it engages and the economic environment in which it operates. तो यूजर्स को जो हेल्पफुल होगा, जो इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन एंटिटी को डिस्क्लोज करना होगा एज ऑपरेटिंग सेगमेंट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट। ये बोलता है कि कोई भी ऑपरेटिंग सेगमेंट का हम सीधा सीधा डिस्क्लोजर नहीं करते, हमको चेक करना पड़ता है कि क्या वो ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर कौन है, फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कौन से हैं। तो उसके लिए हमको देखना होगा कि क्या वो जो तीनों कंडीशन हमने शुरू में पढ़े वो सेटिस्फाई करता है क्या कोई सेगमेंट। अगर वो सेगमेंट तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑपरेटिंग सेगमेंट बन गया। फिर हमको देखना होगा कि क्या वो ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है क्या। उसके लिए क्या देखना होगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो बोलता है कि कोई भी सेगमेंट, ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट तब बनता है जब वो एग्रीगेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है एंड क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड एक्सीड करता है। एग्रीगेशन क्राइटेरिया एंड क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, दीज टू थिंग्स विल बी आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन आफ्टर दिस। एंड लास्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई करने के बाद उनका डिस्क्लोजर दो सेपरेटली। ओके, तो यहाँ पर एक जो मेरा क्वेश्चन है कि अगर सेगमेंट को रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हम, क्योंकि वो या एग्रीगेशन क्राइटेरिया या फिर थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो व्हाट शुड वी डू विद दैट सेगमेंट। तो उसका आंसर है कि उसको हमको क्लब करना होगा एज अदर सेगमेंट, यानी कि जो भी सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते उनको हम एज अदर सेगमेंट दिखाते हैं क्लब करके। तो अब पढ़ते हैं एग्रीगेशन क्राइटेरिया क्या है। एग्रीगेशन क्राइटेरिया बेसिकली ये बोलता है कि अगर कोई भी एंटिटी के मल्टीपल सेगमेंट्स हैं और वो
वो सेगमेंट्स सिमिलर हैं, सिमिलर किन क्राइटेरियाज में वो यहाँ दिया है, अगर वो सिमिलर है तो आप उनको क्लब करके उनके रिजल्ट्स को दिखा सकते हो एज ए इंडिविजुअल रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट। ठीक है, तो क्राइटेरियाज क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जांपल इन लोग का जीपी रेशियो वगैरह सेम होगा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, तो एग्जांपल सारे हार्डवेयर कंपनीज होंगे, सारे स्टील कंपनीज होंगे, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस यानी कि सबका लेबर इंटेंसिव होगा या कैपिटल इंटेंसिव होगा, टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर्स फॉर प्रोडक्ट सर्विस, रिटेल है, होलसेल है, फिर मेथड्स यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट्स और प्रोवाइड देयर सर्विसेज, तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करता है या डीलर्स के थ्रू करता है, नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, तो क्या वो सारे बैंकिंग कंपनी के सेगमेंट्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी के सेगमेंट्स हैं, उस टाइप से। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्राइटेरियाज वील जज कि वो क्या सेगमेंट सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो वील क्लब इट एज अ सिंगल रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो अगला कंडीशन अगला कंडीशन जो आता है क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड में बोलता है कि इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करो, सो यू विल सेटिस्फाई द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया। ये चार्ट मैंने एसएम से उठाया है। तो ये बोलता है रेवेन्यू ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ द रेवेन्यू इंटरनल और एक्सटर्नल फॉर ऑल सेगमेंट्स, यानी कि जो सेगमेंट का इंटरनल और एक्सटर्नल रेवेन्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट इज नॉट लेस देन 10% ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेवेन्यू फॉर ऑल सेगमेंट, दैट इज एंटिटी का टोटल इंटरनल एक्सटर्नल रेवेन्यू। इंटरनल रेवेन्यू और एक्सटर्नल रेवेन्यू में क्या फर्क होता है, एक्सटर्नल रेवेन्यू होता है जो हम अपने कस्टमर्स को बेचते हैं तो हमारा रेवेन्यू आता है, और इंटरनल रेवेन्यू होता है जब एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को ट्रांसफर कर देता है, तो दैट इज ए इंटरनल रेवेन्यू। तो ये दोनों की बात कर रहे हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ अ सेगमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ द एंटिटी, या फिर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द सेगमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ द कंबाइंड प्रॉफिट या कंबाइंड लॉस ऑफ द ऑल द सेगमेंट। यहाँ पर कंबाइंड प्रॉफिट और कंबाइंड लॉस के पहले एक वर्ड यूज किया है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट इसलिए बोला है कि हो सकता है कि एक सेगमेंट को प्रॉफिट हो रहा है और कंबाइंड जब हम फिगर देखते हैं वो लॉस आ रहा है, तो हमको प्लस या माइनस साइन नहीं देखना है, उसको इग्नोर करना, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि एंटिटी को 1 करोड़ रुपए का लॉस है कंबाइंड, और जो सेगमेंट है उसका प्रॉफिट 12 लाख रुपया है, तो हमको ये नहीं देखना है यहाँ 12 लाख है और यहाँ माइनस 1 करोड़ है, हमको ये देखना है 12 लाख है और यहाँ 1 करोड़ है। 1 करोड़ का 10% 10 लाख होता है, तो 12 लाख एक्सीड कर रहा है, इसलिए वो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड सेटिस्फाई कर रहा है। और लास्ट कंडीशन है कि असेट्स जो है वो 10% या उससे ज्यादा होने चाहिए कंबाइंड ऑल सेगमेंट्स के। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है कि एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ ऑल रिपोर्टेबल सेगमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 75% ऑफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ एंटिटी। हमने जितने भी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई किए उनका हम सेपरेट डिस्क्लोजर देते हैं और बाकी को अदर सेगमेंट्स में दिखाते हैं। तो जितने रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है उनका जो एक्सटर्नल रेवेन्यू, माइंड यू आई एम सेइंग एक्सटर्नल रेवेन्यू नॉट इंटरनल, एक्सटर्नल रेवेन्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 75% ऑफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ एंटिटी। अगर वो सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट 75% रेवेन्यू ऑफ एंटिटी, एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ एंटिटी नहीं दिखा पा रहे, सो जिन सेगमेंट्स को हमने अदर सेगमेंट्स में आइडेंटिफाई किया था उनको अब हम रिपोर्टेबल सेगमेंट में आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हमारा ये वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो। अब इसके बाद अभी जो हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड उसका एग्जांपल है ये। तो यहाँ पर रेवेन्यू दिया हुआ है, इंटरनल एक्सटर्नल, प्रॉफिट दिया हुआ है और असेट्स दिया हुआ है, और 4 टाइप के हमारे पास सेगमेंट्स है, ये टोटल है। तो जब हम परसेंटेज निकालेंगे, जैसे परसेंटेज में सब अभी नहीं कर रहा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो फार्मा के केस में परसेंटेज सेगमेंट सेल्स टू टोटल सेल्स बोल रहा है, तो दैट विल बी 97 लाख प्लस 0 डिवाइड बाय 1 करोड़ 8 लाख प्लस 45 लाख, तो वो करने से हमारा 63.4% आएगा। सिमिलरली सारे रेशियोज निकले तो ये आ जाएगा फार्मा के सारे रेशियोज, ये एफएमसीजी के, ये आयुर्वेदा के और ये अदर्स के। तो इसके बेसिस पे हमको ये देखना है कि क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड कौन कौन से मीट कर रहे हैं, वो रिपोर्टेबल हो जाएंगे। वी आर अज्यूमिंग कि हमारा एग्रीगेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया है। तो यहाँ पर फार्मा के केस में हम देख रहे हैं कि 10% से ज्यादा वाला क्राइटेरिया तीनों में हो रहा है और हमको तो एक ही में चाहिए था, तो ऑब्वियसली विल रिपोर्ट फार्मा। एफएमसीजी के केस में
असेट्स वाले केस में 10% का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, वील रिपोर्ट एफएमसीजी। आयुर्वेदा के केस में नहीं हो रहा कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई, और अदर्स को तो हम अलग से रिपोर्ट करते ही है। तो हमको जो अगला चीज यहाँ पर सोचना है कि अगर जिन जिन सेगमेंट्स को हमने रिपोर्टेबल अभी बताया, क्या उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू 75% से ज्यादा है कि नहीं एंटिटी के टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू से। अगर है तो हमको और ज्यादा कोई सेगमेंट रिपोर्ट नहीं करना होगा। तो यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ 97 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 8 लाख विल बी द एक्सटर्नल रेवेन्यू फॉर द फार्मा। और ये जो 97 बाय 1 करोड़ 8 लाख है, ये अपने आप में ही 75% से ज्यादा है, तो वी डू नॉट नीड टू गो मोर फर्दर। हम सीधा सीधा ये मान ले रहे हैं कि हमारा फिर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया है एंड वी डू नॉट नीड टू रिपोर्ट मोर सेगमेंट्स। तो मेरे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिस्कस करने को। पहला पॉइंट है कि अगर एंटिटी ने प्रीवियस ईयर में कोई सेगमेंट को आइडेंटिफाई नहीं किया था एज रिपोर्टेबल, तो उसका वो सेपरेटली इंफॉर्मेशन दिया नहीं होगा। और इस साल में वो बोल रहा है कि वो सेगमेंट अब रिपोर्टेबल बन गया, तो उसको कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन भी सेपरेटली देना होगा, अनलेस एंड अनटिल इट इज इनप्रैक्टिकेबल टू डू सो। इनप्रैक्टिकेबल कब होता है? जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, या फिर वो इंफॉर्मेशन को डेवलप करना, उसको जुगाड़ करना बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। उस केस में हमको कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन सेपरेटली देने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज है प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो ऐसा नहीं है कि एंटिटी काफी सारे प्रोडक्ट लाइन में काम कर रहा है और वो सारे प्रोडक्ट लाइन के सारे सेगमेंट्स जो हैं वो अपने क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर जा रहे हैं, तो उसके लिए एंटिटी सबका अलग से देते जाएगा डिस्क्लोजर। उसमें दिक्कत क्या होगा कि यूजर कितना सारा सेगमेंट का ऐसा पड़ता रहेगा। तो उसके लिए ये बोलता है कि प्रैक्टिकल लिमिट लेके चलो। ये इंड एस 108 प्रिस्क्राइब नहीं करता है प्रैक्टिकल लिमिट क्या है, बट वो रिकमेंड करता है कि अगर 10 के आसपास का अपना रिपोर्टेबल सेगमेंट आ रहा है, तो एक बार सोचना कि प्रैक्टिकल लिमिट रीच हो रहा है, और हमको ये देखना होगा कि क्या हमको और सेगमेंट रिपोर्ट करने चाहिए क्या इसके बाद। अब है डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर एज आई ऑलवेज से कि मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है डिस्क्लोजर में टाइम वेस्ट होता है। नो पर्सन कैन ह्यूमनली रिमेंबर कि क्या क्या डिस्क्लोजर देने, और बहुत सारे होते हैं डिस्क्लोजर। मेजरमेंट। तो बेसिक रूल हमारा मेजरमेंट का क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम सीओडीएम को, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को देते हैं डिसीजंस लेने के लिए, उन्हीं को हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना है। सिंपल। अब चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे वो डिसाइड करता है कि फंड्स कैसे एलोकेट करने हैं, कि सेगमेंट का परफॉर्मेंस कैसे असेस करना है, वही इंफॉर्मेशन को हमको एसेस में डिस्क्लोज करना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर सीओडीएम एक से ज्यादा मेजर्स यूज कर रहा है अपना डिसीजन मेकिंग के लिए, तो क्या हम सारे जो मेजर्स वो यूज कर रहा है उसको डिस्क्लोज करेंगे? तो इसका आंसर ये है कि जो भी चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं सीओडीएम को, अगर वो कंसिस्टेंट है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तब हम उसको डिस्क्लोज करेंगे। अब ये मिनिमम डिस्क्लोजर है, ये मैंने अलग से इसलिए बताया क्योंकि ये रीजनेबली याद हो सकता है और ये थोड़ा सिग्निफिकेंट एज कम्पेयर टू पूरा महाराजा डिस्क्लोजर। तो यहाँ पर मिनिमम डिस्क्लोजर क्या बोल रहा है? एक्सप्लेनेशन फॉर मेजरमेंट ऑफ सेगमेंट पीएल, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर इंटर सेगमेंट ट्रांजेक्शन, डिफरेंसेस बिटवीन मेजरमेंट ऑफ जो रिपोर्टेबल सेगमेंट का प्रॉफिट लॉस है और जो एंटिटी का प्रॉफिट लॉस है बिफोर टैक्स एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, दोनों का डिफरेंस क्या है मेजरमेंट में। और सिमिलरली रिपोर्टेबल सेगमेंट की असेट्स लायबिलिटीज को जिस बेसिस पे मेजर करे और एंटिटी के असेट्स लायबिलिटी को जिस बेसिस पे मेजर करे, दोनों के में डिफरेंस क्या है। फिर है नेचर ऑफ चेंज ऑफ मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इन करंट ईयर फ्रॉम प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से अगर हमने करंट ईयर में कोई मेथड चेंज किया है वो। और लास्ट बोल रहा है एसिमेट्रिकल एलोकेशंस टू रिपोर्टेबल सेगमेंट के नेचर और इफेक्ट। एसिमेट्रिकल एलोकेशन क्या होता है कि हो सकता है कि असेट जो था वो एंटिटी का था, लेकिन उस असेट पे डेप्रिसिएशन हमने किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को एलोकेट कर दिया, सो दैट इज एसिमेट्रिकल एलोकेशन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कंपनी हैज इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ चार्जिंग एट कॉस्ट लेस 10%। यानी अपने सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफर करते हैं तो कॉस्ट से 10% माइनस कर देते हैं, ऑल्दो द मार्केट प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट। तो पॉलिसी सही है कि नहीं है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि पॉलिसी तब सही होगा जब इसका इंफॉर्मेशन सीओडीएम के पास है, पहली चीज, और इस मेथड को हम कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। अब है रिकंसिलिएशन। बेसिकली रिकंसिलिएशन किसका देना है? जो रिपोर्टेबल सेगमेंट का इंफॉर्मेशन है और जो एंटिटी का इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन क्या क्या है जिनको हमको रिकंसाइल करना है वो देखते हैं। पहला है रेवेन्यू, दूसरा है प्रॉफिट और लॉस, तीसरा है असेट्स, चौथा है लाइबिलिटीज और पांचवा है अदर मटेरियल आइटम।
इन पांचों चीज को हमको रिकंसाइल करना होगा, और जो भी हमारा मटेरियल रिकंसाइलिंग आइटम है उसको हमको सेपरेटली डिस्क्लोज करना होगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियसली रिपोर्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो इसमें बोल रहा है कि जो प्रीवियसली रिपोर्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो एंटिटी ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के डिस्क्लोजर दे रहा है करंट ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के, उनको हमको हर रिपोर्टिंग डेट पे देखना होगा कि क्या वो अभी भी एप्ट है कि नहीं है। क्योंकि क्या होता है, काफी बार एंटिटी अपना इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर देता है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कब चेंज करता है वो हम देखेंगे। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन अगर एंटिटी चेंज कर देता है तो उस केस में जो है रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का कॉम्पोजिशन चेंज होता है, और इसी के कारण एंटिटी को अपना इंफॉर्मेशन को रीस्टेट करना पड़ता है। आई रिपीट, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है, उससे रिपोर्टेबल सेगमेंट का कॉम्पोजिशन चेंज होता है, जिसके कारण एंटिटी को अपना प्रायर पीरियड का इंफॉर्मेशन वगैरह को रीस्टेट करना पड़ता है। ऑल्दो रीस्टेटमेंट हमको तब नहीं करना होगा जब इंफॉर्मेशन अनअवेलेबल है या फिर कॉस्ट टू डेवलप इज एक्सपेंसिव, यानी इम्प्रैक्टिकेबल है। तो रीस्टेटमेंट करने के लिए हमको ये देखना होगा कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रहा है कि नहीं। तो हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन चेंज कब होता है वो देखते हैं। जब सीओडीएम चेंज होता है, जब रिव्यू पैकेज चेंज होता है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट चेंज होता है, यानी कि बिजनेस को एक्वायर किया कोई नया या कोई बिजनेस को डिस्पोज ऑफ कर दिया, बजटिंग प्रोसेस चेंज होता है, या एक्सटर्नल पार्टी से कम्युनिकेशन चेंज होता है। दीज आर द क्राइटेरिया विच वील यूज टू जज कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस है या नहीं। और अगर एंटिटी डज नॉट ऑल्टर द कंपेरेटिव, यहाँ पर बोला है ना कि रीस्टेट करना है करेस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन प्रायर पीरियड के, अगर एंटिटी नहीं कर रहा है तब क्या, तब ये बोलता है कि एंटिटी गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन इन करेंट ईयर, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा ओल्ड एज वेल एज न्यू बेसिस पे। अभी आता है लास्ट टॉपिक हमारा, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स। यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि एप्लीकेबल टू ऑल सेगमेंट्स इवन इफ एंटिटी हैज वन ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर ऐसा नहीं है कि वो एंटिटी के काफी सारे सेगमेंट होने चाहिए, एक सेगमेंट है तो भी ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं। Provided only if it is not provided as a part of a reportable segment information required by this Ind AS। तो अगर रिपोर्टेबल सेगमेंट में हमने जो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है ये सेटिस्फाई कर लिया है, रिपोर्टेबल सेगमेंट में अलग से दे दिया, तो अलग से हमको यहाँ पर नहीं देना होगा पहले चीज। अब क्या बोल रहा है, हमको तीन टाइप के डिस्क्लोजर देने होते हैं। पहला है इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट सर्विसेज में बोलते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर फॉर ईच प्रोडक्ट सर्विस ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस। एक्सटर्नल कस्टमर से कितना रेवेन्यू आता है वो डिस्क्लोज करो। फिर जोग्राफिकल एरियाज के लिए बोल रहा है कि अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल और एक्सपेंसिव रिपोर्ट रेवेन्यूज फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर, और रेवेन्यूज फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर के लिए बोल रहा है कि हमको ये रिपोर्ट करना होगा कि एंटिटी जिस कंट्री और डोमिसाइल एंट्री का वहां का कितना है और फॉरेन कंट्रीज से कितना आ रहा है, वो दोनों चीजों को हमको रिपोर्ट करना होगा। और सिमिलरली नॉन करेंट एसेट्स के लिए बोल रहा है, अदर देन दीज थिंग्स, नॉन करेंट एसेट्स के लिए भी सेम थिंग बोल रहा है कि एंटिटी के डोमिसाइल कंट्री में कितना एसेट्स लोकेटेड है और फॉरेन कंट्रीज में कितना लोकेटेड है। लास्ट आता है मेजर कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन, तो उसमें हमको ये चार चीजें डिस्क्लोज करनी है। एक्सटेंट ऑफ रिलायंस, फिर कोई ऐसा सिंगल हमारा एक्सटर्नल कस्टमर है क्या जिससे 10% या उससे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है एंटिटी का। तीसरा पॉइंट बोलता है कि कोई कस्टमर का आइडेंटिटी या उस कस्टमर से अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कितना आ रहा है वो मत डिस्क्लोज करो। 10% से ज्यादा आ रहा है तो आप ये डिस्क्लोज करो कि उस किसी कस्टमर से 10% से ज्यादा आ रहा है रेवेन्यू, लेकिन ये मत डिस्क्लोज कर दो कि कस्टमर की आइडेंटिटी का है या एब्सोल्यूट अमाउंट कितना है। और लास्ट पॉइंट ये कि अगर ग्रुप ऑफ एंटिटीज है जो अपना रिपोर्टिंग एंटिटी यानी हमारी जो एंटिटी वो जानती है कि वो सारे एंटिटीज ग्रुप ऑफ एंटिटीज हमारे कस्टमर वो कॉमन कंट्रोल में, तो हम उनको एक सिंगल कस्टमर मान के रिपोर्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर Ind AS 108 and do like the video and thanks for watching।